नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे में आज एक चिंताजनक, दुखद या एज यूजुअल समाचार है। ये मैं आप पर छोड़ता हूं, मैं बात बताता हूं, समझ आप स्वयं लाइएगा। आज एक ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी हुई। वह ऑपरेशन सिंदूर नहीं जो भारत के पराक्रमी सेना ने पाकिस्तान के विरुद्ध किया और पाकिस्तान को धूल चटाया, वो एक अलग मामला है। हालांकि वहां से भी एक शुभ समाचार मिला। हमारे जितने बहादुर सिपाहियों ने, सैनिकों ने उसमें अपना योगदान दिया। आज भारत सरकार ने उनको पुरस्कार दिया। उन सब पुरस्कृत सैनिकों को बधाई, और जिनको ना मिला वो भी बधाई के पात्र हैं। सभी को पुरस्कार नहीं मिलता, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई काम पुरस्कार के योग वही किए हैं जिनको पुरस्कार मिला है। नहीं, सहयोग भी एक चीज होती है। अगर सहयोग ना मिला होता तो वो जिन्होंने पुरस्कार पाया वो पुरस्कार के योग्य काम नहीं कर पाते। तो बधाई सभी को। आज यह मामला है उत्तर प्रदेश के जो ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है, मतलब जो अपराधीगण हमारी माँ बहनों का सिंदूर उजाड़े हैं, हमारे नवजात बच्चों से उनकी माँ का गोद सुना है, पिता से पुत्र और बहन से भाई छीने हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जब से आए हैं तब से उनकी सांसें छीन रहे हैं। यह ऑपरेशन सिंदूर अनवरत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के शासन में आने से शुरू है। इसमें आज नया यह हुआ कि आप सबको पता होगा कि पूजा पाल के पति इलाहाबाद में विधायक थे और उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने की गुस्ताखी कर दिया कि अतीक अहमद और उनके परिवार को खल गया। उससे भी बुरा हुआ कि अतीक के खासम खास को पाल ने हरा दिया। अब राजू पाल जैसा एक साधारण पीडीए का आदमी मुलायम परिवार के खासम खास और मुलायम सिंह और अखिलेश का अपने बहुत ही नजदीकी संरक्षण प्राप्त को हरा दे, यह उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। वैसे भी वो अतीक और उनके भाई या उनके गुर्गे होते थे कि उनको किसी बात की बर्दाश्त नहीं थी। जिस पर हाथ रखा वो उन्हीं का हो जाता था। राजू पाल के खात्मे के आदेश जारी हुआ और बमों से राजू पाल का हत्या हो गया। उस वक्त राजू पाल की विधवा पूजा पाल मेरे ख्याल से 8-9 दिन ही शादी के हुए थे। अभी मेहंदी का रंग वैसा का वैसा था जो उसकी मेहंदी में चढ़ा होगा। वो चूड़ी जो उसके हाथ में लाल थी वो फोड़ दी गई, तोड़ दी गई, और सामने अब सिर्फ अकूप अंधेरा के अलावा और कुछ नहीं। मैं उस मर्दांगनी का, पूजा पाल के उस धैर्य, उस हिम्मत, उस बहादुरी को प्रणाम करता हूं। वो उम्र में हमसे बहुत छोटी है, बेटी की तरह से है। उस प्यारे बिटिया को मैं अपना आशीर्वाद देता हूं। उसने हिम्मत किया और चुनाव मैदान में आई और विधायिका बनी। विधानसभा में जब चर्चा हो रहा था तो पूजा पाल यह भूल गए कि वो समाजवादी पार्टी की विधायिका है। उसके मुंह से सच निकल गया, क्योंकि उसके पति के हत्यारों को पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने मिट्टी में मिला दिया था। यह विधानसभा में योगी जी का बयान था, कमिटमेंट था विधानसभा से, और वही हुआ। पूजा पाल ने आज उसी की वर्णना कर दी कि मैं धन्यवाद देती हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, कि अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस को उन्होंने निभाया, अपनाया और मेरे पति के हत्यारे को मिट्टी में मिला दिया। ना सिर्फ मैं, बल्कि इलाहाबाद के सैकड़ों हजारों बहनें आज गर्व कर रही होंगी यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, जिनके सिंदूर का मान योगी आदित्यनाथ ने मिट्टी में मिला करके लिया। यह सत्य है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यह क्रिस्टल क्लियर सामने, सबके सामने है, सबको पता है। लेकिन पूजा पाल को यह भ्रम हो गया था कि पूजा पाल पीडीए से आती है, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक में से वो एक पिछड़ी समाज से आती है। लेकिन वह यह भूल गई कि भाई पीडीए उडीए कहने के लिए होता है, लोगों को बताने के लिए। पीडीए का मतलब है पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। असल में पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट एजेंसी। उसका फुल फॉर्म होता है परिवार डेवलपमेंट एजेंसी। यह
उत्तर प्रदेश के श्री मुलायम सिंह परिवार के साथ भी लागू है और बिहार में श्री लालू प्रसाद यादव के साथ भी लागू है, ममता बनर्जी के साथ भी लागू है। मतलब ये सारे पॉलिटिकल पार्टी के साथ यह लागू है। जो जो पीडीए करते हैं वो सबका है परिवार डेवलपमेंट एजेंसी। और इसमें बताने की तो जरूरत नहीं कि मुलायम सिंह का परिवार कितना डेवलप किया राजनीति में और पीडीए वाले को उन्होंने कितना डेवलप होने दिया। एक सबूताज इलाहाबाद के उस विधवा विधायक का भी हो गया जिसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सच्चाई को सबके सामने रखा और अगले 4 दिनों को पार्टी से बाहर कर दिया। यह तो हो चुका बात। अब विश्लेषण इसमें क्या है वो मैं आपको बताता हूं। मित्रों देखिए, हमारा राजनीतिक दल दुनिया को बेवकूफ समझता है। उसको ऐसा लगता है कि जो मैं कह रहा हूं वो सब लोग यह मान जाएंगे, मेरा कहा ही सर्वाधिक सत्य है। और ऐसा होता भी क्योंकि भाई श्री मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में आज भी एक राजनीतिक शख्सियत है। आज उन्हीं के नाम पर उनका बेटा नेता विपक्ष की पोजीशन पर है और उत्तर प्रदेश में जमदार है। जबकि 90 में जब मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब से पीडीए मतलब परिवार डेवलपमेंट एजेंसी ही चलाए। उन्होंने अपने भाइयों भतीजों पुत्रवधुओं को सबको सेट कर दिया, सबके सब एमपी बने, अंत में बेटा मुख्यमंत्री बना दिए। लेकिन उसके बावजूद भी 90 से लेकर के ये 2025 तक जो पीडीए का वोट है वो आज भी नो डाउट मुलायम सिंह परिवार के साथ है। तो यह तो बात मानना पड़ेगा कि हम बेवकूफ माने नहीं जा रहे हैं और हमसे बेवकूफी हो रही है, सामने दिखता हुआ हो रही है। यही बात बिहार में है। बिहार में भी 90 के दशक में लालू जी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। मुलायम सिंह लालू जी एक ही साथ शपथ लिए, एक आदमी बिहार में एक आदमी उत्तर प्रदेश में। और यह श्रेय जाता है मेरे परम आराध्य भारत के अभूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी, जिनको हम बाबा कहते हैं। यह बाबा की भूल थी या तब बाबा की यह सोच थी कि पिछड़ा समाज का 2 बच्चों को हम 2 राज्य देंगे तो अपने समाज को उन्नति देंगे और यह समाज जो पिछड़ा है वो मेन स्ट्रीम में आएगा। चंद्रशेखर जी का तो यह उद्देश्य था, लेकिन कई बार आपका एसेसमेंट गलत हो जाता है और चंद्रशेखर जी को यह अफसोस रही होगी। हालांकि मुझसे उन्होंने कभी कहा नहीं, हमारे तो बड़े नज़दीकी जानने वाले थे और हम मृत्यु के कुछ दिन पहले तक मैं अपोलो में मिला था उनको और उनसे मिलने के लिए प्रधानमंत्री रहते हुए भी कुछ अपॉइंटमेंट की जरूरत थी नहीं। लेकिन कभी नहीं कहा तो ये मैं नहीं कह सकता कि उनको कोई ग्लानि थी कि नहीं थी, और हो ही तो हमको इस लायक नहीं समझे बताएं। तो मित्रों, यह क्यों होता है? अगर अखिलेश यादव को तनिक भी भान होता कि हम पीडीए कह के राजनीति में आए हैं, पीडीए की पाठशाला चला रहे हैं और पीडीए की एक पीड़ित विधवा को पार्टी से निकाल देंगे तो समाज में गलत असर पड़ेगा, पीडीए का वोट भड़क जाएगा। अगर ऐसा उनको लेस मात्र भी संदेह होता तो पूजा पाल आज बाहर नहीं होती, पूजा पाल पार्टी में बनी रहती। लेकिन यह विचार योग विषय है कि लाख दुत्कारने धिकारने आपको कुछ ना देने के बाद भी आप एक व्यक्ति विशेष के साथ राजनीतिक खूंटे में बंद क्यों जाते हैं? तब यह है कि क्या आप इस बात से खुश हैं कि चलो मैं ना सही, हमारा एक भाई सही उस स्थिति पर पहुंचा है जिस स्थिति की परिकल्पना हमको दिखाई जाती है। मतलब मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, अगर मेरे नाम का मतलब कोई सिंह प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे विश्वनाथ प्रताप सिंह हो या चंद्रशेखर सिंह हो, तो मैं प्रधानमंत्री ही हूं। यह कब तक चलेगा? और जब तक यह चलेगा तब तक आपके नाम का वोट लिया जाएगा और आपका अधिकार आपको छीन कर किसी और को दिया जाएगा। क्योंकि अखिलेश यादव का पूजा पाल को बाहर निकालने का एकमात्र उद्देश्य है कि एक मुसलमान की हत्या हुई है या एक मुसलमान का वध हुआ है या एक मुसलमान को सजा मिली है, उससे पूरा मुसलमान समाज न भड़क जाए। तो यहाँ पर दूसरी बात सोचने वाली है कि क्या अखिलेश यादव भारत के सभी मुसलमानों को आतंकी समर्थक मानते हैं? क्योंकि अतीक आतंकी था, यह बताने की जरूरत नहीं है, उसके किस्से तो सबको पता है। उसके खौफ से इलाहाबाद और आसपास के इलाका खौफजदा होता था, यह सब देखे हुए हैं।
तो ऐसे घोषित आतंकी गुंडा बदमाश से क्या भारत के सभी मुसलमान को जोड़ते हैं? मतलब उसमें हमारे पूर्व राष्ट्रपति को भी वो उसी श्रेणी में मानते हैं। हमारे कितने पुलिस अफसर हैं, आईएएस अफसर हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, राज्यपाल हैं, तो वो जितने ये ओहदेदार हैं, कितने कॉलेज के वाइस चांसलर हैं, जज हैं, वकील हैं, आईएएस आईपीएस हैं, प्रोफेसर टीचर हैं, उन सब लोगों को अखिलेश यादव आतंकी समझते हैं। तभी वो एक आतंकवादी के मौत पर अपने ही एक पार्टी के विधायिका को निकाल लेते हैं जो उनके ही पीडीए समुदाय की है। या उनको यह लग रहा है कि पीडीए पुलिस होता नहीं है, जो मैं कह दूं वही सही है, खाता ना वही, जो अखिलेश यादव लालू यादव का परिवार कहे वही सही। हमें इससे भ्रम से बाहर निकलना होगा और इस जाल को काटना होगा जिस जाल में हम जकड़े हुए हैं। तभी जाकर के हमारे नेताओं को लगेगा कि हम बेवकूफ नहीं हैं। और यह जब तक आप इसके आगे नहीं आएंगे तब तक कोई राजनीतिक दल, सामाजिक दल आपके साथ नहीं आएगा, क्योंकि जैसे हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं आपके सामने 15, 20 मिनट, 25 मिनट अपनी बात रख करके आपको समझाने का प्रयास करके, लेकिन असल में समझना आपको पड़ेगा। आप ही को समझना पड़ेगा कि भाई और तो मैं भी हूँ, बीटेक तक की पढ़ाई की, एमबीए किया है और मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। और लालू प्रसाद का लड़का जो 8वीं खींच खाच के पास किया वो मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहा है, कह रहा है कि मुझे पोटेंशियल है, मुझे मुख्यमंत्री बनाएंगे, उप मुख्यमंत्री तो बन ही गया है। तो ऐसा उस यादों में क्या सुरखाप के पर लगे हैं जो 8वीं फेल मुख्यमंत्री बनने की सोच रहा है, उप मुख्यमंत्री बन चुका है और हम नौकरी नहीं पा रहे हैं। जिस दिन आप अपने आप से यह प्रश्न पूछेंगे उसी दिन आपको जवाब मिलेगा और उसी दिन नेता से आप संभलेंगे और अपने आप को समझेंगे। यही बात आपको उत्तर प्रदेश में पूछना है कि भाई ऑस्ट्रेलिया से डिग्री तो मैं भी खरीद के ला सकता हूँ, इंजीनियरिंग की पर्यावरण में तो लेना है, लेकिन यहाँ पर पर्यावरण में कोई नौकरी नहीं मिल रही है और एक आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो वो कौन सा यादव है और मैं कौन सा यादव हूँ? यादव में भी कोई ऊंच नीच, बड़ी छोटी, आगे पीछे वाला यादव है क्या? और अगर इसी में है तो फिर काहे का पीटीए? अगर यही ऊंच नीच करना है तो मैं उनके यहाँ क्यों न जाऊँ जिन्होंने 2 अहिर के बच्चों को मुख्यमंत्री बना दिया, एक बिहार के, एक यूपी का। मतलब हमारा राजपूत भाई, हमारा ब्राह्मण भाई हमारा फला कर रहा है, नुकसान नहीं कर रहा है, नुकसान तो हमारे अपने कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को बढ़ने नहीं दिया। या वैसे भी गवाह है, 2 बातें उदाहरण दे देता हूँ। अभी श्रद्धेय चंद्रशेखर जी को मैंने बात किया था। आज जो पिछड़ी समाज राजनीतिक रूप से इतने सबल, प्रबल और सक्षम हुई है, उसका आधार बना है मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू होना। मंडल कमीशन रिपोर्ट का पहले जन्म कहाँ हुआ उसको जानते हैं। मंडल कमीशन की स्थापना हुई जब देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी भाई देसाई और वो दलित नहीं थे। उस वक्त के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्रद्धेय चंद्रशेखर जी, वो तो दलित नहीं थे, क्षत्रिय पुत्र थे। तो मतलब एक जो प्रधानमंत्री जिसने कमीशन बनाया और एक उस वक्त पार्टी का अध्यक्ष जो उस पार्टी को सहारा दे रहा था, जिसके कार्यकर्ता चुन करके एमपी एमएलए और प्रधानमंत्री बने थे, वो क्षत्रिय था। तब मंडल कमीशन का रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। उसके बाद कई पार्टियां आई गई, लेकिन ये लागू कब हुआ? जब पुनः देश में एक राजपूत प्रधानमंत्री बना, विश्वनाथ प्रताप, और वजह बने फिर एक राजपूत, श्रद्धेय चंद्रशेखर। मतलब आपको क्षत्रियों ने ही मदद किया है, इतिहास उठा करके देख लीजिएगा। चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई हो, उनकी रहनुमाई हो, उनको आगे बढ़ाने का मौका देना हो, उनको शुरुआती सहारा देना हो, या खुद मुलायम सिंह यादव का रहन सहन, पालन पोषण कहाँ और किसने किया, ये सबको पता है। इन सब चीजों को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपके साथ, आपके विधवा बहन के साथ इसी तरह का अत्याचार होता रहेगा। आप दूध में पड़ी मक्खी की तरह से फेंक दिए जाएंगे, बिना यह चिंता का कि आपको फेंकने का कोई आपका समाज बुरा मान सकता है। मतलब आतंकी और गुंडा मुसलमान के हत्या का बुरा माना जा सकता है, वोट बैंक प्रभावित हो सकती है। और आप एक पिछले बेटी, विधवा बेटी जो 9 दिन ही शादी के हुए थे, उसके अपमान का, बेइज्जती का, दूध में पड़ी मक्खी तरह से निकाल कर फेंक देने का आपको अगर बुरा नहीं लगेगा तो आप तैयार रहिए अगला स्टेप
और भी है, और आप इसी तरह से धिकारे जाएंगे। मेरा निवेदन है कि अपना अकल लगाएं, किसी के बहकावे में ना आए, और पीडीए चलाने वालों का पीडीए के प्रति इतिहास जांच लें, उनके किए काम जांच लें, और अपने ऊपर किए उनके व्यवहार जांच लें। तब जाकर के आप महसूस कर पाएंगे कि असल में आपका रहनुमा कौन है। पूजा पाठ के निष्कासन से मैं व्यथित हूँ। एक पिछली समाज की विधवा और परेशान बेटी ने जो दंश झेला है, जो परेशानी झेला है, वो बयान के योग्य नहीं है, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये किसी को अनुभव भी ना हो, ऐसी दुर्दिन किसी के साथ ना है। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, और भारत माता की जय।